नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। शादी करने से पहले कहां बनाया गया एग्रीमेंट, ये खबर आपको दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। सहारनपुर में रेलवे की सबसे बड़ी मॉक ड्रिल आपको दिखाएंगे इस बुलेटिन में। पाकिस्तान से भारत लौटी अंजू के अभी दिल्ली में होने की बात सामने आ रही है और जानकारी मिली है कि अंजू अब भारत या पाकिस्तान में नहीं बल्कि किसी दूसरे देश रहना चाहती है। लेकिन अंजू को भी पता है कि यह काम इतना आसान नहीं है क्योंकि वो कानूनी शिकंजे में है। पाकिस्तान से भारत लौटी अंजू दिल्ली एयरपोर्ट पर आखिरी बार नजर आई थी, जहां पर उसे मीडिया के तल्ख सवालों का सामना करना पड़ा था। उसके बाद से वो कहीं दिखाई नहीं पड़ी। हालांकि दावा किया जा रहा है कि वो अभी दिल्ली में ही है और सुरक्षा एजेंसियों के कड़े पहरे पर उसे रखा गया है। इसी बीच ये खबर भी सामने आ रही है कि अंजू ना तो अब भारत में और ना ही पाकिस्तान में रहने वाली है। एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उसके फोन पर इंटरव्यू का दावा किया गया है, जिसमें अंजू ने बताया है कि वो अब दुबई में सेटल होना चाहती है और वही उसकी ड्रीम सिटी है। अंजू का कहना है कि वो अपने बच्चों के लिए आई है और मामला सुलझ जाने के बाद वो अपने बच्चों को भी दुबई ले जाना चाहेगी। अंजू ने इस बात से भी इनकार किया कि बच्चे उससे बात नहीं कर रहे। अंजू का कहना है कि उसकी बच्चों से बात हुई है, पहले पति अरविंद से भी बात हुई है। तलाक पर जब अंजू से बात की गई तो उसने कहा कि वो उसका निजी मामला है और जो भी होगा वो जल्दी ही पता चल जाएगा। साथ में ये भी कहा गया कि जल्द नसरुल्लाह भारत आएंगे, लेकिन पहले मैं मसला सुलझाना चाहती हूँ। अंजू के पिता उससे बात करने से इनकार करते आए हैं। अंजू का भी कहना है कि उसकी पिता से नहीं लेकिन माँ से बात हुई है। वहीं उसके गांव वाले भी अंजू से बेहद नाराज हैं। उनका कहना है कि अंजू की गांव में एंट्री नहीं हो सकती। हम तो यही चाहते हैं कि वो बिल्कुल ना आए। अगर वो आए तो वो इस गांव में तो बिल्कुल ना आए। अगर उनके माँ बाप उनको स्वीकार करते हैं, क्योंकि हम देखो गांव वासी हैं, माँ बाप होते हैं। अगर वो स्वीकार करते तो फिर हम कौन होते हैं। बट हम गांव के जरिए से सोचें कि गांव में नहीं आने चाहिए, क्योंकि गांव हमारा बीएसएफ एरिया कैंपस के बगल में है। अगर कुछ भी गतिविधि होती है हमारे गाँव के पहला एक्शन होता है। पहली बात तो ये क्यों गए थे पाकिस्तान, इनको पूछा जाए। प्रशासन पूछेगी, हम क्या पूछेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हर एजेंसी इनकी बारीकी से जांच करे, इनके फोन जांच करे, माँ बाप के ये कहाँ बात करते हैं, क्या करते हैं। हमारे भारत का सबसे बड़ा सेंटर बीएसएफ का भारत का सबसे बड़ा सेंटर टेकनपुर है और टेकनपुर के अंदर कोई भी बात वातावरण इन्हें किए हुए तो गलत तरीके से कर सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, जो देश के अंदर जा सकता है। आप तो गए नहीं हो, मैं तो नहीं गया हूँ। अब गया उसी को पता हुआ है क्या करा है क्या नहीं करा। हालांकि बीच में एक सस्पेंस गहरा गया था, जिसमें दावा किया गया था कि अब अंजू अपने पहले पति अरविंद और बच्चों के साथ लौट सकती है। यह भी दावा किया गया था कि अरविंद ने अपने बच्चों पर यह फैसला छोड़ दिया है कि अंजू उनके साथ रहेगी या नहीं। लेकिन फिलहाल अंजू तो यही कह रही है कि वो भारत में नहीं बल्कि दुबई जाना चाहती है और इसका मतलब यही हुआ कि वो नसरुल्लाह के साथ ही वहाँ जाने की ख्वाहिश रखती है। अंजू ने कहा है कि वो अपने बच्चों को समझाएगी और उन्हें अपने साथ ले जाएगी, लेकिन फिलहाल ये संभव नहीं दिखता क्योंकि इसमें भी कानूनी पेचीदगियां कम नहीं है। कानूनी जानकार भी ये बता रहे हैं कि अंजू को अब पाकिस्तान का दोबारा वीजा मिलने में काफी दिक्कतें आएंगी, क्योंकि अंजू पर पहले से ही भिवाड़ी में उसके पति अरविंद ने केस किया हुआ है। अरविंद ने भिवाड़ी के फूलबाग थाने में अंजू और नसरुल्लाह के खिलाफ केस दर्ज करवाया था। इसमें अरविंद ने आरोप लगाया था कि अंजू ने शादीशुदा होने के बावजूद बगैर तलाक के दूसरी शादी करके धोखा दिया है। इसी के साथ अंजू ने पाकिस्तान से व्हाट्सएप कॉल पर धमकी भी दी थी। अंजू के मुताबिक वो दिल्ली से पहले अलवर में थी। भिवाड़ी पुलिस ने उससे पूछताछ करके बयान दर्ज कराए हैं। अब अंजू का क्या होगा ये तो कानून के मुताबिक ही होगा। अंजू करीब 5 महीने बाद ही पाकिस्तान से लौटी है। अंजू जब टूरिस्ट वीजा पर पाकिस्तान गई थी तो उसके बाद उसने खैबर पख्तूनख्वा के रहने वाले नसरुल्लाह से निकाह कर लिया था। यही नहीं, अपना नाम बदलकर फातिमा भी रख लिया था। बाद में उसके 1 साल वीजा बढ़ने की बात भी सामने आई थी, लेकिन इसी बीच उसके पाकिस्तानी पति नसरुल्लाह ने कहा था कि 1 साल के वीजा बढ़ाने की बात में कोई सच्चाई नहीं है। पाकिस्तान के गृह मंत्रालय से बार बार अंजू के वीजा बढ़ाने की गुहार लगाई गई थी, लेकिन वीजा नहीं बढ़ा और इसलिए अंजू को पाकिस्तान से भारत आना पड़ा। इसी के साथ ही अंजू सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर भी है।
अंजू से सुरक्षा एजेंसियां कड़ी पूछताछ करेगी। आखिर अंजू ने अचानक पाकिस्तान क्यों छोड़ा? वो इतने दिनों तक पाकिस्तान में कहां रही और वहां किस किस से मिली? उसके साथ पाकिस्तान में क्या हुआ? अंजू को इन सभी सवालों का जवाब देना ही पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उधर इटावा में शादी के लिए एग्रीमेंट किया गया। थोड़ा चौंकाने वाला ये मामला है, लेकिन खबर सही है। क्या है पूरा मामला, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। शादी के लिए एग्रीमेंट होना ऐसा अक्सर सुनाई तो नहीं पड़ता, लेकिन इटावा में तो इसी तरह का मामला सामने आया है। भतना तहसील क्षेत्र में शादी के लिए एग्रीमेंट की चर्चा दूर दूर तक है। दरअसल समसपुरा मुडैना गांव की एक लड़की की शादी होनी थी, लेकिन ऐन वक्त पर दूल्हा शादी के लिए नहीं पहुंचा, जिसकी वजह से ये शादी टल गई। और इसके पीछे बेहद ही चौंकाने वाली बात सामने आई है। दूल्हा शादी के दिन शादी में नहीं पहुंचा, तो फिर वो कहां था? पता चला कि लड़का आलू बेचने के लिए कानपुर गया हुआ था और यही वजह थी कि वो समय पर नहीं पहुंच सका। लेकिन इससे लड़की वालों की तैयारी धरी की धरी रह गई। वो अपनी बेटी की शादी के अरमान सजा रहे थे, लेकिन शादी हो ही नहीं पाई। मेरा स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया था। क्या हो गया था? स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया, पेट में दर्द हो रहा था। तो आपने कौन सी सूचना दी? मोबाइल गिर गया कल। कहाँ रहते आप? बहलोलपुर, ग्राम बहलोलपुर। आज किस तरह शादी हुई है? मतलब कोर्ट मैरिज हुई है। कोर्ट मैरिज के अलावा आपके परिजन भी मौके पे, परिवार के लोग भी आए हुए? हाँ। कौन कौन लोग आपके साथ हैं? भाई हैं, फूफा हैं, बाबा हैं। तरी हो रहे, मतलब फरवरी मेरे मम्मी पापा शादी करने कह रहे हैं और जी कल आए नहीं है। सम्मेलन में शादी लगी थी। हाँ, कल जी आए नहीं है। तो आज क्या कोर्ट मैरिज हुई है? हाँ, आज कोर्ट मैरिज करेंगे। 5 दिसंबर को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत ये शादी होनी थी। शादी नहीं हुई तो लड़की पक्ष बेहद ही नाराज हो गया, जिसके बाद लड़की के घर वाले दूल्हे के घर औरैया पहुंच गए। उसके बाद दोनों पक्ष भतना तहसील पहुंचे, जहां एक वकील के जरिए एक एग्रीमेंट तैयार किया गया, जिसके मुताबिक अब शादी फरवरी में रखी गई है। ऐसा माना जा रहा है कि लड़की पक्ष वालों को शक है कि लड़का पक्ष जानबूझकर शादी टालना चाह रहा है। इसी के बाद एग्रीमेंट की नौबत आई है। फिलहाल तो इस एग्रीमेंट की चर्चा पूरे इलाके में है। इटावा से न्यूज़ 18 के लिए दिनेश शाक्य की रिपोर्ट। एक बोगी को पटरी से अलग कर उसमें यात्रियों का रेस्क्यू किया गया। आपको दिखाते हैं मॉक ड्रिल की पूरी तस्वीरें। दुर्घटना स्थल पर कुछ ही समय में पहुंचने वाला है। एक पैसेंजर ट्रेन हादसे का शिकार हुई है। ट्रेन की बोगियां पलटी हुई हैं। अफरा तफरी का माहौल है। ट्रेन पलटने से एक बोगी में आग भी लग गई। आग की लपटें भी देखी जा सकती हैं। राहत बचाव की टीम मौके पर पहुंची हुई है। रेस्क्यू टीम पलटी हुई बोगी के ऊपर लंबी सीढ़ियां लगाती है और बोगी के दरवाजों के सहारे फंसे यात्रियों को बाहर निकालने की कोशिश करती है। राहत बचाव टीम सीढ़ी की मदद से यात्रियों को बेहद सावधानी के साथ नीचे उतारती है। और जल्दी से जल्दी इन लोगों को जो यात्री मौके पर एम्बुलेंस भी होती है, जो यात्रियों को अस्पताल ले जाने के लिए लगाई गई है। रेस्क्यू टीम में 3 टीमें लगी हुई हैं। रेलवे के अलावा एनडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीम है। दरअसल सहारनपुर में कोई रेल हादसा नहीं हुआ है। ये एक मॉक ड्रिल है और किसी अनहोनी की सूरत में किस तरह की तैयारियां होनी चाहिए, वो इस मॉक ड्रिल का मकसद रहा। सहारनपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 के पास रेलवे ने ये मॉक ड्रिल की। एनडीआरएफ और सिविल डिफेंस के एसोसिएशन में ये एक ज्वाइंट मॉक ड्रिल की जा रही है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो भी रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए हमारी टीमें बनी हुई हैं, उनकी कितनी अलर्टनेस है स्टाफ की, मशीनरी या इक्विपमेंट जो उसमें काम आने होते हैं वो हमारे कितने
रेडी हैं, तैयार हैं, उनमें कोई कमी तो नहीं है, वर्किंग कंडीशन में होने चाहिए। मेन पर्पज़ ये चेक करने का रहता है इसमें। इस दौरान एक ट्रेन की बोगी को ट्रैक से उतारा गया। बोगी के अंदर 20 से ज्यादा यात्री फंसे दिखाए गए। 20 यात्रियों में 3 महिलाएं भी शामिल थीं। बाद में बोगी को इलेक्ट्रॉनिक मशीन से काटकर सभी 20 यात्रियों को सुरक्षित तरीके से निकाल लिया गया। कुछ परिस्थितियां ऐसी डेवलप हो जाती हैं कि जब रेलवे अपने लेवल पे कुछ रेस्क्यू ऑपरेशन में सफल नहीं हो पा रहा है तो एनडीआरएफ को इन्वॉल्व करके और फर्दर ये की जाती है, तो उनकी भी प्रिपेयर्डनेस, उनकी तैयारियां भी इस मौके पे चेक होती हैं कि वो कितना तैयार हैं, किस तरीके की अप्रोच ली जाती है। इसमें जो भी रेलवे का मेडिकल स्टाफ है, हमारी जो एआरटी है, एआरएमई है, वो समय पे रिस्पॉन्ड कर रही हैं, नहीं कर रही हैं, उसके रिगार्डिंग सब तैयार चेक करने के लिए समय समय पर मॉक ड्रिल की जाती है। जॉइंट एक्सरसाइज में राहत बचाव की तीनों टीमों में रेलवे का सपोर्ट स्टाफ, एनडीआरएफ और उसकी मशीनरी, वहीं सिविल डिफेंस की टीम में फायर ब्रिगेड और सिविल पुलिस शामिल रही। सहारनपुर से न्यूज़ 18 के लिए देवेश त्यागी की रिपोर्ट। दुर्घटना स्थल पर कुछ ही समय में पहुंचने वाला है। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है। बढ़ते हैं आगे। झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज की बड़ी लापरवाही सामने आई। एक शख्स के जहर खाने के बाद उसे अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम के लिए जब पोस्टमार्टम हाउस में शव को रखा गया तो 3 घंटे बाद शव की दुर्दशा देखकर परिजनों में हड़कंप मच गया। शव की दोनों आंखें कुतरी गई थी। मृतक की दोनों आंखों को कुतरे जाने की सूचना परिजनों ने स्वास्थ्य विभाग के अफसरों को दी। वहीं इस बाबत पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप आदित्य जैन ने मेडिकल कॉलेज प्रशासन के साथ जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पोस्टमार्टम हाउस की हालत बहुत दयनीय है, यहां शवों को सुरक्षित रखने के इंतजाम न के बराबर है। इस सनसनीखेज मामले को लेकर जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मेडिकल कॉलेज के सीएमएस कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। अपने बॉडी को निकालने के लिए हमको खुद जाना पड़ा और खुद जाके जब उन्होंने कपड़ा हटाया तो देखा कि लाश इतनी दयनीय स्थिति में थी कि 1-आधा घंटे तो हम लोगों ने कह दिया जी हमारी बॉडी ही नहीं है बच्चे की। क्यों? उसका पूरी आंखें दोनों खाली गईं। तो अंतिम दर्शन लायक वो देह नहीं बचती। और ये 3 घंटे के अंदर एक नौजवान जो करेरा में रहने वाला था, अच्छा व्यापारी था, 40 वर्ष की उम्र थी, संजय जैन, उसकी बॉडी यहाँ आई तो पूरे चेहरे पे घाव थे और आंखों के पलकों के निकालने के पंजे के निशान थे। लखनऊ में महिलाओं को निशाना बनाने वाले 2 लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 1 नवंबर को इन्हीं बदमाशों ने मोहनलालगंज में एक महिला से लूटपाट की थी। बैंक से पैसे लेकर निकली थी महिला, 50,000 रुपए उससे लूट लिए थे इन बदमाशों ने। पुलिस के मुताबिक आरोपियों से लूटे हुए 50,000 रुपए बरामद कर लिए गए हैं। इन लुटेरों की पहचान सीसीटीवी कैमरे के आधार पर हुई है। और वो भी ऐसी महिला को जो किसी थैले में पैसा लेकर जाती है ताकि छीनने में आसानी हो। इनसे पूछताछ में ये भी ज्ञात हुआ है कि पूर्व में भी कई बार इसी तरह के प्रकरण में ये जेल जा चुके हैं और जनपद रायबरेली, बाराबंकी, बहराइच, अमेठी, लखनऊ के बाहर ज्यादातर ये अपराध करते हैं। इन पे अभी तक कुल 15 मुकदमे पंजीकृत हैं। लखनऊ में पहली बार इस तरह की घटना इनके द्वारा कारित की गई थी। इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। पुलिस द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। हरदोई में बिजली विभाग की टीम पर हमले की खबर है। बताया जा रहा है हरपालपुर इलाके के औरेनी गांव में 3 लोगों ने बिजली विभाग की टीम पर हमला किया, जिसमें अपर अभियंता घायल हो गए। पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर की है। दरअसल बकाया बिजली बिल जमा कराने के लिए बिजली विभाग की टीम ने औरेनी गांव में कैंप लगाया हुआ था और उसी दौरान गांव के 3 लोगों ने बिजली विभाग की टीम पर यह हमला बोल दिया। थाना क्षेत्र हरपालपुर में औरेनी गांव है, वहाँ पे जेई बकाया वसूलने के लिए कैंप लगाए थे। वहीं पे गांव के ही 3 व्यक्तियों द्वारा, जिसमें टिंकू, नीलू और औरेनी के शिवरतन सिंह द्वारा मारपीट किया गया। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।
अगली खबर आगरा से, जहां एक स्कूल में 8 फीट लंबा अजगर निकलने के बाद हड़कंप मच गया। मामला शारदा वर्ल्ड स्कूल के अंदर बने हॉस्टल का है। अजगर निकलने की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। अजगर का रेस्क्यू किया गया, उसे जंगल में छोड़ा गया। और यहां रुकेंगे ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है।